नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल वर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्पीडी अतुल में। और 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट ऑलरेडी डल चुके हैं जिसमें से 25-25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आपने तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके जरूर देखिएगा। और ये भी 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने लिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह से CDP के और भी सब्जेक्ट के मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण क्या है? लिखना है, चढ़ना है, फुदकना है या दौड़ना है? तो सूक्ष्म गतिक कौशल का जो उदाहरण है वो है लिखना, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? इसका ऑप्शन है कि वे स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। चौथा है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? वंचित बच्चे यानी कि जो विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे बच्चों को वंचित बच्चे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन में है कि बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। दूसरा ऑप्शन है कि विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। अगला ऑप्शन है कि बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। या चौथा है आवासीय विद्यालय खोलना। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वो आवासीय विद्यालय खोलना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो इसके ऑप्शन ये हैं कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। दूसरा है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने हेतु। और तीसरा ऑप्शन है मुक्त खेल के लिए समय देने। और चौथा ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका जो ऑप्शन जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई, यानी कि स्वयं से कोई कार्य जो बच्चा करके सीखता है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा उससे वो सीखता है। तो स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? समूह गतिविधियों के दौरान राजनीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। तीसरा है सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। और आखिरी ऑप्शन चौथा ऑप्शन है कि विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो देखिए प्राथमिक कक्षा में, यानी कि शुरुआती कक्षा में जो बच्चे नर्सरी, LKG, UKG 1 क्लास में होते हैं, तो सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। इसका ऑप्शन है मध्यम, कम से कम। तीसरा है पूर्ण, चौथा है उच्च। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्यम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु वर्ष में होगी। तो जो बुद्धिलब्धि का फार्मूला होता है, बुद्धिलब्धि का फार्मूला जो होता है वो होता है मेंटल एज अपॉन करेंट एज मल्टीप्लाई 100। तो इस क्वेश्चन में जो दिया है कि मेंटल एज इसमें आस्किंग है और करेंट एज इसमें दिया 16 वर्ष और बुद्धिलब्धि आया है 75। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक सेकेंड। मेंटल एज, करेंट एज दिया है 16 मल्टीप्लाई 100 और इसका 75 दिया है। जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो मेंटल एज बराबर क्या हो जाएगा? 75 मल्टीप्लाई में 16 हो जाएगा, 100 डिवाइड में होगा। 25 से काटेंगे, 25 से जा 75, 25 4 जा 100, 4 से काट देंगे 16 को 4 बार में और 4 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इसका आंसर आएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जितना संभव हो
उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा ऑप्शन है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। थर्ड ऑप्शन है कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। और चौथा ऑप्शन है कि सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तित्व गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक, तीसरा है जैविक और चौथा है भाषाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। इसके ऑप्शन है पहला ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। दूसरा ऑप्शन है सही व धारा प्रवाह बोलना। तीसरा ऑप्शन है जानना समझना व लिखना। और चौथा ऑप्शन है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। अगला प्रश्न है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। इसके ऑप्शन है, ये फिर आगे लिखा है कि यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। इसके ऑप्शन है अपसारी, दूसरा है विश्लेषणात्मक, तीसरा है मुक्त अंत और चौथा है समस्या समाधान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विश्लेषणात्मक। अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन है स्मरण, दूसरा है समझ, तीसरा है सर्जन, चौथा है विश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सर्जन। अगला प्रश्न है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा दिया गया है। देखिए जहाँ भी प्रयास एवं त्रुटि आएगा, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि, अभ्यास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया वो थॉर्नडाइक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा E.L. थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। ऑप्शन है इसके अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, दूसरा ऑप्शन है सहपाठियों से प्रतियोगिता, तीसरा है अर्थपूर्ण संबंध और चौथा ऑप्शन है इसका माता पिता की ओर से दबाव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड अर्थपूर्ण संबंध। अगला प्रश्न है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, जो इस परिप्रेक्ष्य से एक शिक्षक की भूमिका है। इसके ऑप्शन है संप्रेषण और व्याख्याता की, दूसरा है सुगमकर्ता की, तीसरा है निर्देशक की, चौथा है तालमेल बैठाने की प्रक्रिया की। तो टीचर जो होता है वो सुगमकर्ता होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सुगमकर्ता, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं है। तो इसके ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, दूसरा ऑप्शन है कि सभी विकास परिपक्वता अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, तीसरा ऑप्शन है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं और चौथा है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कि बच्चों को त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, दूसरा है बच्चे जब त्रुटियां करते हैं तब शिक्षक सौम्य हो और उनकी त्रुटियां करने पर दंड न देता हो, तीसरा है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हों और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे, चौथा है असावधानी कर बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो जब बच्चे त्रुटियां करते हैं तो उनसे बच्चे जरूर कुछ न कुछ सीखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। अगला प्रश्न है कि जन संचार माध्यम सामाजिकरण एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे देखिए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। इसके ऑप्शन है सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जा सकता है, दूसरा है जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, तीसरा ऑप्शन में बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्ति और मूल्यों विश्वासों को प्रभावित करते हैं, तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो इसके ऑप्शन है
लेखन अक्षमता, गणितीय अक्षमता, डिस्कैल्कुलिया, गति समन्वय अक्षमता, डिस्प्रैक्सिया। चौथा ऑप्शन है पठन अक्षमता, इसका डिस्कैलेक्सिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जाएगा पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसके ऑप्शन है आत्मसातकरण, दूसरा है समायोजन, तीसरा है अहम केंद्रिता, चौथा ऑप्शन है अनुकूलन। तो स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया जो होती है वो समायोजन कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना है। पहला ऑप्शन है व्यवस्था बच्चे, दूसरा है परिवेश परिवार, तीसरा है बच्चे परिवेश, तीसरा चौथा है बच्चे व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा व्यवस्था बच्चे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। पहला, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। दूसरा है वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। तीसरा वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। और चौथा ऑप्शन इसका है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यदि कक्षा में गतिविधियां और अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित होता है। यही जो है प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। पहला, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। दूसरा है जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। तीसरा, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों को निष्क्रिय कर रहने की अपेक्षा करता है। और चौथा है जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। तो जहाँ पर भी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रतिभाशाली विद्यालय की प्रथा का है। पहला है शारीरिक दंड, दूसरा है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, तीसरा है प्रतियोगात्मक कक्षा, चौथा ऑप्शन है इसका निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। और आज का अंतिम प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। पहला है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, दूसरा है मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, तीसरा है उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन और चौथा है संतुलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।